Assalamu alaikum students. Today our topic is political economy, very important topic from political science. हमारा आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल इकॉनमी है। तो पॉलिटिकल इकॉनमी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन्हीं अल्फाज पे गौर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इकॉनमी यानी कि दो अल्फाज हैं ये, एक है पॉलिटिकल और दूसरा है इकॉनमी। यानी कि किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन की पॉलिटिक्स जो है वो इकॉनमी पे कैसे असरअंदाज होती है, और जो किसी कंट्री की, किसी नेशन की, किसी स्टेट की जो इकॉनमी है वो उसकी पॉलिटिक्स पे कैसे असरअंदाज होती है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ये इसकी फ़िलॉसफी है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी भी कंट्री के, आपको पता है, वो उसकी इकॉनमी पे असरअंदाज होते हैं। जैसा कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी के बुरे तरीन दिन चल रहे हैं और हुकूमत चेंज हुई है, उसके बाद इकॉनमी दिन ब दिन जो है वो गिरती गई है, और मुल्क के जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो विद इन द कंट्री और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी मामलात जो हैं वो उसमें फ़र्क आ गया है, और उससे हमारी जो इकॉनमी है वो मुतासर हुई है। पॉलिटिकल इकॉनमी की एक बेहतरीन एग्जांपल जो हमारे पास है, आज से कोई 2 साल पहले जब फ्रांस में वो गुस्ताखाना खाके बनाए गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आपने देखा कि पाकिस्तान में धरने हुए, एहतजाज हुए, मजहबी जमातों ने भी किए, कॉमन पीपल ने भी किए, और हर फोरम पे बात की गई। तो फ़्रांस की अशिया का बाइकाट करने की बात की गई, ठीक है, फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात की गई। तो उसके ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की इकानमी पे उसका असरात हुए, ठीक है। और फ़्रांस फ़्रांस पे भी उसके असरात किसी न किसी हद तक पड़े, उनकी पॉलिटिक्स पे, उनकी इकॉनमी पे, और हमारी इकॉनमी पे हमारी पॉलिटिक्स इस तरह असरअंदाज हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल है। अच्छा, पॉलिटिकल इकॉनमी की जब हम बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे इस इंटरनेशनल लेवल का ये मामला होता है। किसी भी मुल्क की जो ख़ारजा पॉलिसी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी की बेटरमेंट के लिए या इकॉनमी के फ्लॉप हो जाने के लिए। जैसे कि अब देखें, दुनिया में इस वक्त जो डॉलर है, डॉलर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और ये काफ़ी अर्से से डॉलर बड़ा वैल्यूएबल चल रहा है। तो ये जितने भी इदारे बने, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, तो स्टार्ट से ही डॉलर ने अपनी वैल्यू कैसे बनाई, अमेरिका ने, ये आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह पॉलिटिक्स इकॉनमी को चेंज करती है या इकॉनमी पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होती है। अब अमेरिका के पास पैसा ज़्यादा था, उनकी इकॉनमी ज़्यादा ताकतवर थी, तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से इदारों से कहा जी एक इंटरनेशनल करेंसी होनी चाहिए, और इंटरनेशनल करेंसी होगी तो पूरी दुनिया में एक ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। और वो जो इंटरनेशनल, जिसमें इंटरनेशनल गुड्स जो है उसमें सेल परचेज़ की जाए वो डॉलर होना चाहिए। तो सबने कहा जी डॉलर क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा जी क्योंकि हमारे पास, हम पावरफुल हैं और हमारे पास गोल्ड के रिज़र्व ज़्यादा हैं, 1/3 है पूरी दुनिया का। तो आप इस तरह करें कि आप डॉलर पे सेल परचेज़ करें, और जब भी आप चाहें आप डॉलर दे के आप गोल्ड ले लें उसके बदले में। तो दुनिया इस बात पे एग्री होगी, और उनका डॉलर और बेहतर से बेहतर होता चला गया। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब डॉलर बहुत ज़्यादा हो गया, अफरात-ए-ज़र हो गया, इन्फ्लेशन हुई, तो लोगों को डॉलर के बदले गोल्ड मिलना बंद हो गया, और या फिर गोल्ड मिलना तो नहीं बंद हुआ, लेकिन गोल्ड दे दे के डॉलर के बदले उनके पास गोल्ड के जो ज़खायर थे वो कम होने लग गए। तो फिर आप देखें कि किस तरह पॉलिटिकल इकॉनमी असरअंदाज होती है। तो उनकी पॉलिटिकल मामला देखें, उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया और ये जितने भी ऑयल पैदा करने वाले कंट्रीज़ हैं उनके साथ मुआहदे किए, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया से, कि जी अब ऐसा है कि हमारे पास जो है डॉलर इन्फ्लेशन हो गया डॉलर का, और ज़खायर कम होने लगे हैं। उनके ट्रीटी अपना मादा किया उन्होंने, कोई भी जो म्यूचुअल उनके लिए बेनिफिशियल थे। तो उन्होंने कहा जी इसके बाद, आज के बाद जो आप ऑयल दुनिया को सेल करते हैं ना, तो आप वो भी डॉलर में सेल करें। सऊदी अरेबिया के इस बात पे एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने दुनिया को, उस वक्त ऑयल की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, ये एनर्जी जो अब सोलर के ज़रिए या इस तरह की न्यूक्लियर एनर्जी
ये अभी तक इसका तो वहाँ पे अभी अभी तक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस वक्त उसका बिल्कुल ट्रेंड नहीं था या मार्केट में नहीं थी। तो उन्होंने जनाब इस बात को एक्सेप्ट किया और डॉलर में तेल की जो है वो परचेज सेल होने लगी। तो इस तरह करके डॉलर फिर स्ट्रॉन्ग होने लग गया। ठीक है जी। तो इस तरह आपको किसी भी मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो इकॉनमी पे इस तरह असरअंदाज होती है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो रहन सहन है, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाती हैं। अच्छा, अब जब हम पॉलिटिकल इकॉनमी की बात करेंगे तो हमारे पास 3-4 थ्योरीज़ हैं, उनको भी डिस्कस लाजमी तौर पे किया जाएगा। तो फर्स्ट थ्योरी जो हमारे पास है वो है लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी जो है वो कहती है कि एक लिबरल किसी भी कंट्री के अंदर जो स्टेट का काम है, स्टेट को चाहिए कि वो कारोबारी लोगों को जो मुआशदान हैं उनको आज़ादी दे, इदारों को आज़ादी दे, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनको आज़ादी दे। और स्टेट का काम जस्ट इतना हो कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखे, बस लोगों का आपस में लेन देन इस तरह की जो, यानी कि मेन जो इसकी स्टेट का जो रोल है अपने मुल्क में वो मिनिमम हो, और ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये वाली इकानमी को लेके चलें, और ये इकानमी को कभी भी क्राइसिस में नहीं जाने देंगी। तो ये लिबरल थ्योरी कहती है कि स्टेट का काम जस्ट गवर्नमेंट के मामलों को चलाना है, इकॉनमी को देखें ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन, उनको लिबर्टी मिले और उसके बिहाफ पे कभी भी ये इकॉनमी को क्राइसिस ना होने की ये इदारे छोटी देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके नेक्स्ट है रियलिस्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक थ्योरी कहती है कि ये जो कहा जा रहा है कि इनको ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लिबर्टी दें, इनको इख्तियारात दें और स्टेट के इख्तियारात कम से कम कर दें। वो कहती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इंटरनेशनली इकॉनमी को बेटर नहीं कर रही दूसरे कंट्रीज़ की, ये अपने ही मुल्क की इकॉनमी को बेटर करने के लिए ये इदारे हैं, ये जहाँ जहाँ जिनका से ये इदारे हैं ये वहाँ की इकॉनमी को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। तो इनका किसी भी मुल्क के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसलिए वो कहती है कि दे आर वर्किंग फॉर दियर स्टेट्स, फॉर दियर स्टेबिलिटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ दियर इकॉनमी एंड दियर बेटरमेंट, दे आर नॉट वर्किंग फॉर पुअर कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये रियलिस्ट हैं, तो ये कहते हैं जी हम तो हकीकत में बात करते हैं कि ये जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं या ये बड़े कंट्री हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये अपने मफाद के लिए काम करते हैं, अपने कंट्रीज़ के मफाद के लिए और अपने कंट्रीज़ की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए काम करती हैं। इसके बाद हमारे पास मार्क्सिस्ट थ्योरी आ जाती है। तो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है ये कहती है कि जी कॉलोनियल सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, पहले कॉलोनीज़ थी वर्ल्ड पे, गरीब वहाँ पे लोग रहते थे, कॉलोनीज़ तो ख़त्म हो गई हैं दुनिया में, लेकिन नई कॉलोनीज़ बन गई हैं। ये कहते हैं कि जी अब 2 कॉलोनीज़ बन गई हैं, एक अमीरों की और एक गरीबों की, एक डेवलप्ड कंट्री की और एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी, 2 कॉलोनीज़ अब भी बन गई हैं। तो कॉलोनीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। तो इनका यही कहना है कि ये पॉलिटिकल इकॉनमी की वजह से, इनका जो तरीक़ाकार है उसकी वजह से मज़ीद ये क्लास डिफरेंस बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। इसके बाद आ जाती है हमारे पास फेमिनिज़म थ्योरी। फेमिनिज़म थ्योरी कहती है कि जितना भी हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस की बात, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, या इस तरह के जितने भी इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ये सारा तो मर्दों के लिए ही है, इसमें औरतों का कोई हिस्सा नज़र नहीं आता। इतनी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये मिल मिला के जो भी काम कर रहे हैं ये मैन ही कर रहे हैं। दे आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड बाई मैन, रन बाई मैन एंड वर्किंग फॉर मैन एंड फॉर मैन्स पावर। तो इसमें औरतों का तो कोई हिस्सा नहीं है। अभी भी अगर रिसर्चेस कहती हैं कि दुनिया में सिर्फ 5% जो है CEOs जो हैं वो फीमेल्स हैं, बाकी 95% मेल CEOs हैं। इसके बाद मर्केंटलिज्म जो थ्योरी है ये कहती है कि इंक्रीजिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग ऑफ इंपोर्ट, इस पे काम किया गया है। ठीक है जी। अजान होने लग गई है जी, चलो 4-5 अजानें होंगी, हम एक अजान सुन लेंगे जो करीब वाली मस्जिद की होगी। तो मर्केंटलिज्म जो है ये कहता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए, ये थ्योरी कहती है। तो इस तरह से इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये भी आपको पता है कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेप होगा।
अच्छा इसमें ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब बात की जाती है तो पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो चीज़ों को जो इंपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री से, और फिर उन्हीं को एक्सपोर्ट में वो मैन्युफैक्चरिंग करके वही चीज़ें वापस देते हैं। तो इस तरह उनका ज़्यादा इस्तेहसाल हो जाता है। मर्केंटलिज्म की एक बेहतरीन मिसाल कोविड वैक्सीन के हवाले से है कि जब ये कोविड वैक्सीन आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कॉपीराइट क्लेम कर दिया। उन्होंने कहा जी ये कोविड वैक्सीन हमने जो बनाई है पेटेंट लॉ के तहत, ये हमें ही मतलब हम इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी शराइत पर सेल करेंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो केस नहीं जीते, अदरवाइज़ उनकी मर्ज़ी थी कि वो किसी को $1 की वैक्सीन देते या $100 की देते या $1000 की देते, तो वो नहीं पई था। तो ये एक जो है इसकी एग्जांपल है। अच्छा इसके बाद मर्केंटलिज्म की एक और मिसाल इराक़ और अमेरिका वार की है कि जब इराक़ और अमेरिका की वार हुई सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने फ़्रांस से एयरक्राफ्ट लिए। अब उन्होंने क्या किया, फ़्रांस वालों ने इराक़ी जो पायलट्स थे उनको सारा कुछ बता दिया, उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बड़े अच्छे जेट थे, वो अमेरिका को जंग हरा सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें थी एयरक्राफ्ट की वो इराक़ी पायलट्स को नहीं बताई, ठीक है, रडार से रिलेटेड थी, रडार पे विजिबल होना या रडार से विजिबल गायब रहना। तो उनको पता है, लेकिन उस वक्त पता ना होने की वजह से वो वहाँ पे जंग हार गए। तो मर्केंटलिज्म जो है ये बेसिकली कहता है कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो दूसरे ममालिक को कुछ भी नहीं देते, ये एक्सपोर्ट और जो देखिए उन्होंने जेट्स जो थे वो एक्सपोर्ट किए अपने इराक़ को, लेकिन उनको वो नॉलेज जो साथ देना चाहिए था वो नहीं दिया, ठीक है। और इसी तरह उन्होंने वो उस पावर का उस जेट लिए का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है जी। इसके बाद न्यू मर्केंटलिज्म आ जाता है। न्यू मर्केंटलिज्म जो है ये भी एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है और इंपोर्ट को ये डिस्करेज करता है। इसका फोकस भी बिलियनिज्म है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के ज़खायर, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है अपने हाथ में रखा जाए। ये क्लोज़ है रियलिस्टिक अप्रोच के, ये क्लोज़ है। अच्छा इसमें ये है न्यू मर्केंटलिज्म जो है ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर शुड बी इनकरेज्ड, एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट पे फोकस दिलाना चाहिए लोगों का, लेकिन एग्रीकल्चर का जो गेन है, वो जो वसाइल हैं, जो ज़खायर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में रखें। तो ये भी मर्केंटलिज्म की तरह न्यू मर्केंटलिज्म में भी क्या है कि वसाइल को, पावर्स को अपने हाथ में रखना। जिस तरह फ्रांस ने अपने हाथ में वो पावर रखी, या जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कॉपीराइट के ज़रिए वैक्सीन को अपने हाथ में रखना चाहते थे, या माजी में भी ये पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं ये पावर को अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है। और एक कंट्री के अंदर भी ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के अंदर अब ज़राअत की हम बात करें तो ज़राअत सारी जो है वो अमीर तबके के पास ही बड़े बड़े रकबे हैं, गरीबों के पास तो जो बहुत थोड़ी है, वो थोड़ी उसको बहुत थोड़ा सा हिस्सा है उसका ज़राअत का। तो इस तरह ये थी जी मर्केंटलिज्म थ्योरी। तो ये 4 थ्योरी हमने पढ़ी, लिबरल थ्योरी और फेमिनिज्म थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, मर्केंटलिज्म थ्योरी और न्यू मर्केंटलिज्म थ्योरी। ये 5 थ्योरीज थी। और इस तरह करके ये हमारा जो टॉपिक है पॉलिटिकल इकॉनमी का ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आई थिंक आपको इस मामले में मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी।